कैसे आप एमबीबीएस की तरफ आए और आपने कैसे ये गोल अचीव किया, डॉक्टर कैसे बने? आपने एमबीबीएस नहीं किया पाकिस्तान में, आपको फॉरेन जाना पड़ा, इसकी क्या वजह थी? और जॉब वहाँ से जब डॉक्टर को जाता है उसको इजीली मिलती है, जो यहाँ से या करता है वो एमबीबीएस उसको इजीली मिलती है? लाइक बच्चे होते हैं एमडी कैट है ना, वो नहीं पास कर सकते, उसकी क्या वजह है? बच्चा एमबीबीएस नहीं कर सकता, एमडी कैट उसका नहीं क्लियर हुआ वो, और उसके पास कौन कौन सी फील्ड्स हैं जिनमें वो जा सकता है एमबीबीएस के अलावा? जो जब एमबीबीएस बंदा कर लेता है उसका खर्चा भी बहुत ज़्यादा है, डॉक्टर वो बन गया उसके बाद वो कितने पैसे कमाता है? बड़े बड़े डॉक्टर्स तो हम देखते हैं कि जी वो बड़ा पैसा कमा रहे हैं, तो आप कितना एक पैसा कमा रहे हैं और आप कितने किसमें सेटिस्फाई हैं कि आप डॉक्टर बन के आए तो मैं ठीक है, ये बेहतर है मेरे लिए? और आजकल तो हम देखते हैं इतना रश बन चुका है पेशेंट्स का कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा रश है, और डॉक्टर ऐसे बना हुआ है ना जैसे कोई थानेदार बैठा होता है थाने में। क्या वजह है कि सबसे एक पढ़ा लिखा बंदा और उसमें इतना वो काइंडनेस जो है ना वो बहुत कम है? मेडिसिन माफिया है और डॉक्टर्स को बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट करता है, ये हर कोई जानता है कि जी हमारी दवाई लिखें और इसको जो है ना बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं, हर किसी को पता है। इसको कैसे ओवरकम किया जा सकता है? अताइयों का राज है हमारे हर गाँव में, जो है ना 4-5 अताई हैं और वो आपसे भी ज़्यादा पैसे कमाते हैं। हर बंदा रात को 3-4 घंटे बैठता है और आसानी से 8-10 हज़ार रुपया कमाता है, तो वो उसको कैसे ओवरकम किया जा सकता है? या अगर क्या आप अभी कंसल्टेंसी भी देते हैं, क्योंकि आप बाहर पढ़ के आए हुए हैं, तो हमारे यहाँ अक्सर जो लोग हैं वो अभी भी जाना चाहते हैं, हर कोई एमबीबीएस करना चाहता है। आपसे कैसे रब्ता किया जा सकता है? कोई ईमेल एड्रेस दे देते हैं या आप कॉन्टैक्ट नंबर या कुछ अगर शेयर कर दें हमारे दोस्तों को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उस्मान किची। आज मैं इस वक्त आया हूं डॉक्टर अंजुम शहजाद साहब के पास। ये माशाल्लाह फ़ॉरेन से एमबीबीएस करके हैं, डॉक्टर हैं, और आज हमने इस वीडियो में आपके साथ ये डिस्कस करना है, डॉक्टर साहब से इंफॉर्मेशन लेनी है कि हमारे जो नए यंगस्टर हैं वो कैसे एमबीबीएस कर सकते हैं, कितना एक टफ फील्ड है और डॉक्टर बनने के बाद इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं और ये कितने फ़ायदे ले रहे हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब ठीक है आप? सर आपका अलग शुक्र सर, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इतना बिजी स्केड्यूल में से हमारे लिए टाइम निकाला, क्योंकि आपका जो फील्ड है बहुत ज़्यादा टफ है। तो सर आप बताएं कि आपने माशाल्लाह ना डॉक्टर साहब एमबीबीएस किया है, जी, अपनी एक तो ना हमारे साथ ये स्टोरी तो शेयर करें कि ये कितनी एक कैसे आप एमबीबीएस की तरफ आए और आपने कैसे ये गोल अचीव किया, डॉक्टर कैसे बने? जी उस्मान भाई, असल में मैं डॉक्टर बनना नहीं चाहता था। अच्छा। लेकिन वक्त ने मुझे डॉक्टर बना दिया। मेरा बेसिकली जो एक शौक और जो मेरी एक कह लें कि लगन थी वो आर्मी थी मेरी। लेकिन बाय चांस मैंने उधर 2 दफ़ा ट्राई दी, मैं नहीं हो सका। लेकिन उसके बाद कुछ पेरेंट्स का भी शौक था, कुछ थोड़ी बहुत अपनी भी कोशिश थी कि चलें अब एक अगर आर्मी के बाद कोई अच्छी फील्ड है तो वो डॉक्टर है जी। तो फिर हमने ट्राई की, यहाँ पे ट्राई की, लेकिन यहाँ पे नहीं हो सका। उसके बाद फ़ौरन में मूव किया, मैंने रशिया से एमबीबीएस किया और अल्हम्दुलिल्लाह मैं 16 डिस्टिंक्शंस के साथ मैंने वहाँ से पास किया, जिसे आप गोल्ड मेडल कह सकते हैं जी। डॉक्टर साहब ये बताएं कि ये जो एमबीबीएस है, वैसे तो हम कहते हैं कि ये यहाँ पे 5 साल का है, लेकिन इसके पीछे कितनी एक ये स्ट्रगल है? ये आई थिंक जो बच्चा, जब आप तो चलें आपने बाद में आपकी फील्ड आपने चेंज की, तो जाहिर बात है एक जो अच्छा शाइनिंग स्टार स्टूडेंट है वही एमबीबीएस कर सकता है, तो वो कितनी स्ट्रगल होती है और कितना एक लाइक बच्चा जो है वो कर सकता है? देखिए उस्मान भाई, असल में आप कोई भी फील्ड उठा लें उसके लिए आपको स्ट्रगल तो करनी पड़ेगी, चाहे वो डॉक्टर हो, बैंकर हो, किसी भी फील्ड में आप चले जाएं आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है। लेकिन जैसा कि एक हमारे यहाँ एक कल्चर बना हुआ है कि डॉक्टर और इंजीनियर जो हैं वो एक टॉप ऑफ द क्रीम ऑफ द नेशंस हैं, ठीक है। तो उसके लिए एक माइंड में हमारे ये एक फीड किया जाता है कि आपको बहुत ज़्यादा इसके लिए पढ़ना पड़ता है, और हमारा एक यहाँ पे एजुकेशन स्टैंडर्ड भी ऐसा है कि इसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो नो डाउट डॉक्टर बनने के लिए और आपको मेरिट बनाने के लिए और एक आपको मेडिकल कॉलेज में इन होने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। आपको मैट्रिक से लेके टिल फाइनल ईयर ऑफ द एमबीबीएस तक एक बहुत मुश्किल सफ़र से गुजरना पड़ता है। तो ये तो आप ख़ुद भी जानते होंगे और काफ़ी लोगों को आपने भी देखा होगा
कि जो भी बंदा डॉक्टर बन के निकलता है, अब आप मेरे बाल सफ़ेद देख लें, शायद अब कई लोगों के ऐसे ही है, ऐसे ही है। हाँ। डॉक्टर साहब ये बताएं कि जो बच्चा है उसकी विल हो तो वो एमबीबीएस कर सकता है, या हमारे यहाँ जो अक्सर है ना पेरेंट्स जो है वो ज़्यादा फोकस्ड होते हैं कि हमने इस बच्चे को डॉक्टर बनाना है, तो वो क्या है कि पेरेंट्स से के चाहने के ऊपर भी एमबीबीएस कर सकता है, या बच्चा अगर खुद चाहेगा तो तभी वो कर सकता है? उस्मान भाई, इसमें दोनों फैक्टर्स हैं जी। अगर हम पाकिस्तान में देखें तो इसमें 80% जो पेरेंट्स का रोल है, पेरेंट्स की ख्वाहिश होती है कि हमारा बच्चा जो है वो डॉक्टर बने, और 20% मेरे ख्याल में कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते होंगे जिनकी पर्सनल विल होती होगी कि हम डॉक्टर बने। तो इसमें मेरे ख्याल में दोनों का कंबाइन जो है एक विल है, जिसकी वजह से मतलब एक बंदा डॉक्टर बन सकता है। अच्छा, आप यहाँ पे आपने एमबीबीएस नहीं किया, पाकिस्तान में आपको फॉरेन जाना पड़ा, इसकी क्या वजह थी? यहाँ पे भी बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस हैं। इसमें मेन वजह थी फाइनेंशियल इश्यूज। जी जी। आपको पता है कि यहाँ पे जितने भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनकी फीसेस उस वक्त जब मैं गया था तब भी बहुत ज़्यादा थी और अब भी बहुत ज़्यादा। ऑलमोस्ट उस वक्त आप ये समझ लें कि 8 to 9 लाख पर ईयर थी, पर एनम। अच्छा। जी जी, सिर्फ फीसेस की बात कर रहा हूँ, बाकी जो उसके एक्सपेंडिचर हैं वो अलग हैं। और अभी आप अगर देखें तो 16 लाख पर एनम जो है वो एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फ़ीस है। अच्छा। तो मेरे ख्याल में कि हम जैसे जो मीडियोकर क्लास के लोग होते हैं या लोग हैं, तो वो मेरे ख्याल में यहाँ पे इस तरह इसको अपॉर्चुनिटी अवेल नहीं कर सकते। तो मेरे लिए वो एक ऑप्शन था कि मैं बाहर जाके एमबीबीएस करूँ, क्योंकि वहाँ और यहाँ के खर्चात में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यहाँ पे जो ज़्यादातर जो कॉन्सेप्ट है ना, चले वो इंग्लैंड हो गया, यूएसए हो गया, तो उसमें तो ये है कि वो जी कहते हैं कि वो तो बड़े कॉलेजेस हैं, अक्सर लोगों की यही होती है ख्वाहिश कि वहाँ पे चले जाएं। रशिया हो गया, ये चाइना, यहाँ पे जो अक्सर कॉन्सेप्ट बना हुआ है ना कि जो नालायक होते हैं ना हमारी जो जिनके एफएससी में नंबर कम होते हैं, ये जो नालायक लोग होते हैं वो यहाँ पे जाके बनते हैं। और अक्सर कम्युनिटी में यही देखा जाता है, यार ये डॉक्टर रूस और चाइना से पढ़ के आए हैं, तो वो क्या है कि आप उस कैटेगरी में थे इसलिए यहाँ पे जा सके, या हमारे यहाँ कोई सिस्टम ऐसा है जिसकी वजह से सारे लोग जो है अक्सर एमबीबीएस नहीं कर सकते यहाँ से? एक तो मैंने आपको जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम बताई, मोस्टली लोगों की वो है ऐसे ही, और दूसरा आपने भी शायद देखा होगा कि आपको कितने पाकिस्तान में सिर्फ एमबीबीएस की बात कर रहा हूँ, स्पेशलिटी एक अलग फील्ड है, ठीक है। एमबीबीएस कितने ऐसे डॉक्टर्स आप मिले हैं जो यूके या यूएसए से करके आए हैं? आपको मोस्टली ऐसे लोग मिले होंगे जो सेंट्रल एशिया या चाइना से करके आए हैं। तो देखें, वो एक एक्सेस भी इजी है हमारे लिए। कोई भी नया बच्चा जाता है, जैसे कि वीज़ा और एक्सपेंडिचर वो सब अगर हम देखें तो ये हमारे लिए एक अच्छा ऑप्शन था। और बाकी आप अगर ये कहते हैं कि भाई वहाँ के डॉक्टर नालायक होते हैं, तो आप खुद देख लें कि मेरे ही अपने कोलीग्स और मेरे सीनियर जूनियर्स काफ़ी लोग मेडिकल की फील्ड में स्पेशलाइजेशन करके एज ए कंसल्टेंट अपने मुल्क और कौम को सर्व कर रहे हैं। लेकिन अगर वो इतने ही नालायक होते तो वो इतना आगे कैसे जाते? ठीक है। तो जब हम बाहर से पढ़ के आते हैं तो हमें यहाँ पे एक एग्ज़ाम देना पड़ता है। जब आप वो एग्ज़ाम देते हैं तो आप फिर एक ही चक्की के दाने बन जाते हैं, सबको एक ही चक्की में पीसा जाता है। ऐसे तो वो फिर आप इक्वल टू पाकिस्तानी ग्रेजुएट्स ही काउंट किए जाते हैं। अच्छा, ये बताएं पाकिस्तान में और जो आपने जहाँ से किया रशिया से, किर्गिस्तान से, एक्सपेंडिचर्स का कितना एक डिफरेंस है? वहाँ पे कितने ज़्यादा है, कितने के हैं, और यहाँ पे कितने के? ऑलमोस्ट 50%। अच्छा, 50-50 डिफरेंस है। अगर मैं ये कहूँ कि आप 8 to 9 लाख में फीस प्लस ट्रैवल प्लस हॉस्टल एंड मेस अब वहाँ पे सरवाइव कर जाते हैं, तो ये मेरा कहना गलत नहीं होगा। अच्छा, वहाँ पे जो आपको पढ़ाया जाता है, जितना भी होता है उसका सारा जो कोर्स है, जितना भी, वो पाकिस्तान से अच्छा है या पाकिस्तान के बराबर है? किस कैटेगरी में आप उसको रखते हैं कि कितना एक वो ज़बरदस्त है? कोर्स ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में पूरे जो वर्ल्ड है उसमें एक ही कोर्स चल रहा होता है। अच्छा। सब्जेक्ट का थोड़ा डिफरेंस आ जाता है, हर कंट्रीज के कुछ सब्जेक्ट्स अपने जैसे कि उनकी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए देती है, तो उसमें कुछ डिफरेंस आता है। बाकी जो बुक्स हैं, जो स्टडीज़ हैं, वो ऑलमोस्ट सेम ही होती है। अब सब आप जब आ गए एमबीबीएस करके, उस वक्त आपने यहाँ पे आके पेपर दिया, जी जी, उसके बाद आपकी गवर्नमेंट जॉब हुई, तो फिर वो कितनी इजी होती है? वो
वो पेपर कितना मुश्किल होता है, और जॉब वहाँ से जब डॉक्टर को आता है उसको इजीली मिलती है, जो यहाँ से या करता है वो एमबीबीएस उसको इजीली मिलती है। वो इस तरह से कोई डिफरेंशिएट इसमें करते हैं या कोई नहीं, बस जी दोनों एमबीबीएस करके आए हैं? कुछ हॉस्पिटल्स या इदारे ऐसे हैं जो आपको थोड़ा डिस्क्रिमिनेट करते हैं जी कि आप फॉरेन ग्रेजुएट्स हैं और ये लोकल ग्रेजुएट्स हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अब तक जितना भी एक सफ़र गुजरा है पाकिस्तान में आके, चाहे वो हाउस जॉब का है या मैं अभी जॉब कर रहा हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ऐसी कोई डिस्क्रिमिनेशन देखने को नहीं मिली। बाकी जो एग्ज़ाम है, जब हम वापस आके एग्ज़ाम देते हैं पीएमडीसी एनईबी का एग्ज़ाम, देखा जाए तो थोड़ा सा वो टफ क्राइटेरिया उनका बहुत मुश्किल। उसकी रीज़न ये है कि शायद वो उनकी पॉलिसीज़ इतनी चेंज होती है कि जो नए आने वाला बच्चा है वो थोड़ा उससे सफ़र कर रहा होता है। अच्छा। और आजकल भी मैं अगर इस इशू पे बात उठाना चाहूँ तो अब भी वो जो हमारे फॉरेन ग्रेजुएट्स हैं वो स्ट्राइक कर रहे हैं पीएमडीसी के सामने। अच्छा। रीज़न क्या है कि देखिए, जब आपको पता है कि ये बच्चा बाहर से पढ़ के आ गया, आप उसको अगर एक्सेप्ट नहीं कर रहे, उसने एक 5 साल का अपना कैरियर दांव पर आप उसका लगा रहे हैं, अगर आप उसको एक्सेप्ट नहीं करते तो आप उसको यहाँ से भेजते ही क्यों हैं? आप उसको वीज़ा ही इशू ना होने दें। जी जी। जब वो बच्चा पढ़ के आ जाता है तो आप उसको एक्सेप्ट करें। आप दूसरा, आप उसके एग्ज़ाम का स्केड्यूल दें। ठीक है, बच्चे को पता ही नहीं होता है कि मेरा एग्ज़ाम कब है और मैंने आगे क्या करना है, इसमें वो बहुत स्ट्रेस में चला जाता है। क्रीम बच्चे होते हैं, पढ़ने वाले होते हैं, लाइक बच्चे होते हैं, एमडी कैट है ना, वो नहीं पास कर सकते। उसकी क्या वजह है? वो टेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्या वजह क्या है उसकी? इसमें मुख्तलिफ फैक्टर हैं उस्मान भाई। एक तो आप कह सकते हैं कि एग्ज़ाम की स्ट्रेस, एग्ज़ाम का डे बहुत मैटर करता है। अब काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जो कि जिनको जो एक रेगुलर एग्ज़ाम दे रहे हैं, जी जी, उसमें वो बड़ा इजीली अपने आप को पास कर लेते हैं। लेकिन जब एक आप लेवल पे आप एग्ज़ाम देंगे, आपको पूरे मुल्क से आप देखेंगे कि लोग एग्ज़ाम देने के लिए वहाँ पे आए होते हैं, तो उसमें एक प्रेशर बिल्ड हुआ होता है बहुत ज़्यादा। ऐसे एक वो चीज़ है। दूसरा, कुछ बच्चे जो हैं वो शायद उस तरह से प्रीपेयर होके नहीं जाते कि वो एग्ज़ाम पास कर सकें। एक जो बच्चा एमबीबीएस नहीं कर सकता, एमडी कैट उसका नहीं क्लियर हुआ, वो और उसके पास कौन कौन सी फील्ड्स हैं जिनमें वो जा सकता है एमबीबीएस के अलावा? जो है वो कौन कौन सी हैं जिसको आप थोड़ा सा हमारे देखने वालों को गाइड कर लें? एमबीबीएस के अलावा सर बहुत ज़्यादा फील्ड्स हैं। ये तो एक हमारे माइंड में फीड कर दिया गया है कि आपने अगर एफएससी कर ली है तो आपने सिर्फ डॉक्टर ही बनना है, इसके अलावा आपका फ्यूचर नहीं है। ठीक है। अलाइड हेल्थ साइंसेस के बहुत सारी फील्ड्स हैं, डीपीटी है, डी फार्म है, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी है, लैब टेक्नोलॉजी है, बहुत सारी फील्ड हैं ऐसी। अभी भी बच्चे काफ़ी कर रहे हैं उसमें। तो शायद उन लोगों को ये लगता है कि अगर हम ये इस साइड पे गए तो हम शायद इतने कामयाब नहीं हो सकेंगे। एमबीबीएस बंदा कर लेता है, उसका खर्चा भी बहुत ज़्यादा है, डॉक्टर वो बन गया जी, उसके बाद वो कितने पैसे कमाता है? बड़े बड़े डॉक्टर्स तो हम देखते हैं कि जी वो बड़ा पैसा कमा रहे हैं, तो आप कितना एक पैसा कमा रहे हैं और आप कितने इसमें सेटिस्फाई हैं कि आप डॉक्टर बन के आए तो मैं ठीक है, ये बेहतर है मेरे लिए? उस्मान भाई ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने एक सिस्टम चलाया हुआ है। हाँ। और एक जो गवर्नमेंट की हमारी फिक्स पे है वो हमें मिल रही है। तो नो डाउट हम डॉक्टर्स की पे बाकी जितने भी हमारे जो 17 स्केल्स के ऑफिसर्स हैं या लोग हैं उनसे थोड़ी सी ज़्यादा होती है। ऐसे ही है। ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा जो है ना गुजर बसर हो रहा है। अच्छा सर, ये बताएं कि लोग अक्सर जितने भी हमारे पास है ना, वो एक टैग ये भी लगवाना चाहते हैं कि एमबीबीएस जहाँ से भी किया है, बेशक कराची से किया है, लेकिन जो आगे स्पेशलाइजेशन है ना वो जाके यूके से या यूएसए से या यहाँ से यूरोपियन कंट्रीज से करनी है, तो वो कितनी बेनिफिटेड होती है कि वहाँ पे जब जाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छा होता है? जी देखें, जो आपकी स्किल्स हैं वो बहुत मैटर करती हैं। अब आप देखें कि जो स्किल्स एक डेवलप कंट्रीज के पास हैं, हम खुद उनसे सीख रहे हैं। ऐसे ही वो लोग हमें यहाँ आके अपने स्किल्स सिखा के जाते हैं। तो अगर हम वहाँ जाके अगर उन चीज़ों को सीखेंगे तो शायद हम उस माहौल में रह के ज़्यादा अपने आप को आगे लेके जा सकते हैं। तो इसलिए मेरे ख्याल में वो बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं अगर कोई लोग बाहर जाके
स्पेशलाइजेशन करते हैं। आप अभी स्पेशलाइजेशन करने जा रहे हैं और किस फील्ड में, किस सब्जेक्ट में करने लगे हैं? जी मेरा इंशाल्लाह डर्मेटोलॉजी है। अच्छा। स्किन में तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह डिप्लोमास कर रहा हूँ। वैसे तो मैं इंशाल्लाह अगर मुझे चांस मिला तो मैं FCPS भी करूँगा डर्मा में। अच्छा। तो मेरे इंशाल्लाह डर्मेटोलॉजी में। इधर पाकिस्तान से ही करेंगे या कहीं? पाकिस्तान से इंशाल्लाह। अच्छा, ये बताएं सर कि हमारे यहाँ जो है ना डॉक्टर जो है ना एक बहुत मुअज़्ज़ज़ वैसे तो है ना फील्ड है, लेकिन जितने भी डॉक्टर हैं सब ने ना एक बड़ा सख्त मिजाजी और पता नहीं सरकारी हॉस्पिटल्स में अक्सर, और आजकल तो हम देखते हैं इतना रश बन चुका है पेशेंट्स का कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा रश है, और डॉक्टर ऐसे बना हुआ है ना जैसे कोई थानेदार बैठा होता है थाने में। क्या वजह है कि सबसे एक पढ़ा लिखा बंदा और उसमें इतना वो काइंडनेस जो है ना वो बहुत कम है? क्या वजह है? इसमें देखें, एक तो जो पेशेंट बर्डन है हाँ हाँ वो बहुत मैटर है जी। उसकी एक ख़ास वजह मैं आपको बताता हूँ। जैसे अभी आपने कहा कि लोग प्रेफर करते हैं कि हम UK USA जाके स्पेशलाइजेशन करें। ऐसे ही अब वहाँ पे सिस्टम क्या है कि आपको एक स्पेसिफिक पेशेंट दे दिए जाते हैं कि आपने इन पर ही अपना जो है ट्रीटमेंट करना है या रिसर्च करनी है जो भी। यहाँ पे क्या होता है कि आप एक डॉक्टर हैं और आपने 6 आवर्स आपकी ड्यूटी है, तो आपने 200-250 पेशेंट देखने हैं। उसमें आपको इमरजेंसी पेशेंट भी देखने पड़ते हैं, आपको OPD पेशेंट भी देखने पड़ते हैं। जब आपको इतना ज़्यादा बर्डन मुख्तलिफ तरह के पेशेंट का मिलता है और आप उनसे डील करते हैं, तो जाहिर बात है उसमें मुख्तलिफ थॉट्स ऑफ माइंड के लोग आते हैं आपसे। कुछ आपसे बड़े अच्छे बिहेव करते हैं, कुछ आपसे बड़ा रूड बिहेव करते हैं। तो उस सिनेरियो में रह कर आपका जो अपना माइंड वो इतना एक स्ट्रिक्ट होता जाता है कि आप खुद शायद उस नेचर के नहीं होते, वो माहौल आपको बना देता है। सर ये बताएं कि जो हमारे यहाँ जो अक्सर जो मेडिसिन माफिया है वो डॉक्टर्स को बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट करता है, ये हर कोई जानता है कि जी हमारी दवाई लिखें और इसको जो है ना बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं, हर किसी को पता है। इसको कैसे ओवरकम किया जा सकता? आप क्या देखते हैं कि कोई इसका कोई है ऐसा सोल्यूशन? उस्मान भाई, इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो आपके जो आपका अपना ज़मीर और दूसरा पॉलिसीज़। ठीक है, दोनों चीज़ें ये चलती हैं। ज़ाहिर बात है, अब अगर आप का अपना ज़मीर इस चीज़ को एक्सेप्ट करता है कि मैं इस चीज़ का बेनिफिट ले सकूं किसी पर्सन से, ठीक है, तो आपको फिर अच्छा बुरा समझ नहीं आएगा। दूसरा, कुछ पॉलिसीज़ होती हैं, कुछ लॉज होते हैं, कुछ टर्म्स होती हैं गवर्नमेंट की कि आप इस तरह की मेडिसिन लिख सकते हैं या ये काम आप कर सकते हैं। जब वो दोनों चीज़ें ही इम्प्लीमेंट नहीं होंगी तो लोगों को यही देखने को मिलेगा कि ये लोग जो है मेडिसिन माफिया के साथ मिले हुए हैं। ठीक है, तो मैं इस चीज़ को इंडोर्स भी करता हूँ कि नो डाउट हमारी अपनी मेडिकल फील्ड में कई ऐसे डॉक्टर्स या लोग हैं जो कि इस चीज़ का बेनिफिट ले रहे हैं। ज़्यादातर टॉप लेवल के लोग इसमें हैं। ऐसे ही है, एग्जैक्टली। मतलब हम जैसे शायद जूनियर डॉक्टर्स इसमें इतने ज़्यादा आपको नहीं देखने को मिलेंगे जितने टॉप लेवल के लोग आपको देखने को मिलेंगे। इतना एक्सपीरियंस है कि मैं एक दिन, वो आपको भी पता है कि मैं मिडनाइट हॉस्पिटल में आया, सरकारी गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में, और आपकी जो फॉर्चुनेटली कि रात की शिफ्ट थी, नाइट ड्यूटी थी आपकी, तो बहुत शॉर्ट फॉल था, मेडिसिन कोई नहीं थी, ये पेन किलर ही कोई नहीं थी। तो ये क्या वजह है? गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, आप भी बैठे हुए हैं, अच्छा डॉक्टर बैठा हुआ है, एक पूरी टीम लेके बैठा हुआ है, तो फैसिलिटीज कोई नहीं है, इसके बारे में क्या कहते हैं आप? सर देखें, अब इसमें एक डॉक्टर क्या कह सकता है? हाँ, डॉक्टर का काम है कि पेशेंट आया, आपने उसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है, मेडिसिन प्रोवाइड करना, उसको रिहैब करना, ये सारा काम एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट का। लेकिन सबसे ज़्यादा इस चीज़ की मार या बातें कौन सुनता है? डॉक्टर सुनता। ठीक है, अब भी आप अगर हॉस्पिटल्स में देखें तो मेरे ख्याल में, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि अवेलेबल नहीं है। ठीक है, अब भी लोग आके हमसे इस चीज़ का गिला करते हैं कि डॉक्टर साहब हमें ये चीज़ नहीं मिल रही, तो वो नहीं। हालांकि उन लोगों को शायद इस चीज़ का आइडिया नहीं है कि कंसर्न अथॉरिटी कौन है, किससे हमें ये सवाल करना चाहिए। ठीक है सर, हमारे देहात में जो है ना वो कल्चर है डिस्पेंसर्स का, और जिसको हम बोलते हैं ये उर्फ़े आम में जी
क्वेकरी, हाँ क्वेकरी बोलते हैं, और वैसे वो अताई, अताई। हमारे यहाँ जो अक्सर बोलते हैं अताई। अताइयों का राज है हमारे हर गांव में, जो है ना 4-5 अताई हैं, और वो आपसे भी ज्यादा पैसे कमाते हैं। हर बंदा रात को 3-4 घंटे बैठता है और आसानी से 8-10 हज़ार रुपया कमाता है। तो वो उसको कैसे ओवरकम किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता? वो खुद कहते हैं जी डॉक्टर भी इतने कोई नहीं है, अगर हम नहीं बैठेंगे तो आप लोग जाएंगे 1000 रुपया लेगा MBBS, हम यहाँ पे 500-200 में दवाई भी दे देते हैं और चेक भी कर देते हैं। तो वो क्या उसमें, उसको कैसे किया जा सकता है उसमें? इसमें मैं तो कहूँगा ये एक जाहिलियत है और कुछ भी नहीं है। अच्छा, देखिए अगर आपको पता है कि मैंने टीवी ठीक करवाना है, तो आप किसी टीवी मैकेनिक के पास जाएंगे, ना कि आप इलेक्ट्रीशियन के पास जाएंगे या एक जो ऐसा बंदा जिसको आपने किसी इलेक्ट्रीशियन के साथ काम करते देखा, ठीक है। तो आपको पता है कि यार वो भी मेरा टीवी किसी ना किसी तरह ठीक करवा ही देगा, वो शायद मुझसे 200 लेगा, तो अगर टीवी मैकेनिक है तो वो मुझसे 500 लेगा। तो आप अपने वो 200-300 बचाने के लिए उस बंदे के पास जाएंगे। पहला कसूर तो मैं कहता हूँ अवाम का अपना है। दूसरा कसूर जो है वो जो रेलिवेंट अथॉरिटीज़ हैं जो इनको वॉच आउट करती हैं। देखें क्या हमारे सामने ये चीज़ें नहीं है, सब कर रहे हैं, ठीक है, सबको पता भी है। तो अगर उसके बावजूद ये चीज़ चल रही है तो ये सब मिले करप्शन है इस वजह से। मिलजुल के जा रहा है। सर क्या आप अभी कंसल्टेंसी भी देते हैं? क्योंकि आप बाहर पढ़ के आए हुए हैं, तो हमारे यहाँ अक्सर जो लोग हैं वो अभी भी जाना चाहते हैं, हर कोई MBBS करना चाहता है। जी, मैं अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 6-7 साल से कंसल्टेंसी का भी काम कर रहा हूँ जी। और मेरे बहुत से स्टूडेंट्स अभी कुछ ग्रेजुएट होके आ भी चुके हैं और कुछ वहाँ पे अभी स्टडी भी कर रहे हैं। तो मैं कंसल्टेंसी भी दे रहा हूँ किर्गिस्तान और कजाकिस्तान, 2 कंट्रीज के लिए जी। और अल्हम्दुलिल्लाह जो भी लोग अभी तक मेरे थ्रू गए हैं वो बहुत सेटिस्फाइड हैं जी। और उनके पेरेंट्स और वो भी अल्हम्दुलिल्लाह ऑल ओवर द पाकिस्तान कर रहे हैं उसको। जी, ऑल ओवर द पाकिस्तान। सर आपसे कैसे रब्ता किया जा सकता है? कोई ईमेल एड्रेस दे देते हैं या आप कॉन्टैक्ट नंबर या कुछ अगर शेयर कर दें हमारे दोस्तों को। जी, मेरा ईमेल एड्रेस है dr.as.yusuf@gmail.com जी। अगर कोई भी पर्सन मुझसे रब्ता करना चाहता है तो इस नंबर पर, इस ईमेल पर कर सकता है। और मेरा नंबर है 03086532 तो बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी प्रीशियस हमें इंफॉर्मेशन दी। हमने पूरी कोशिश की है, बड़े कुछ थोड़े से लाइट वेट भी सवाल किए हैं और आपने बड़े ज़बरदस्त जवाब दिए। उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे दोस्तों को हमारा जो ये एक इंटरव्यू था डॉक्टर साहब के साथ, और ये बड़ा ज़बरदस्त इंटरव्यू था, पसंद आएगा। इसके बारे में ज़रूर अपने कमेंट्स दें कि आपको कैसा लगा। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएँ ताकि आने वाली मज़ीद अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप देख सकें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।